हेलो एवरीवन। तो क्लास 10 सीबीएसई साइंस का चैप्टर नंबर 1 डेट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस आज हम शुरू करेंगे और ये इसकी वन शॉट सीरीज है। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो जैसे कि चैप्टर के नाम में केमिकल रिएक्शंस, तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। दूसरी चीज एंड इक्वेशंस, यानी जो आपके केमिकल रिएक्शंस है उसको आप इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं। इट मीन्स हाउ टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। दो टॉपिक हो गए, एक तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, दैट इज हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। थर्ड इज हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, कि आपको मतलब एक होता है कि आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो नंबर ऑफ आपके जो एटम्स हैं किसी एलिमेंट के, जितने एक लेफ्ट हैंड साइड पे उतने राइट हैंड साइड पे होने चाहिए इन अ केमिकल इक्वेशन, ये हम आगे पढ़ेंगे बैलेंस करना केमिकल इक्वेशन। तो तीन हो गए। एंड द फोर्थ वन दैट वी विल स्टडी इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन के लगभग 5 से 6 टाइप्स हैं जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कोरोजन एंड रेंसिडिटी भी इस चैप्टर में हुआ करता था, लेकिन सीबीएसई के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आपके सिलेबस से बाहर हो चुका है, वो कट हो चुका है, वो हमको नहीं पढ़ना। तो ये कुछ टॉपिक का एक ओवरव्यू था इस चैप्टर का। बिना बकवास करें अब सीधे हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो पहली चीज जो हमें डिस्कस करनी है डेट इज चेंज। तो चेंज हमारे दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला हो गया फिजिकल चेंज और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा केमिकल चेंज। अब इसके नाम से पता लग रहा है केमिकल चेंज। केमिकल मतलब वहां पर क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शंस, वहां पर केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होगी। और जहां पर फिजिकल चेंज है इट डजंट इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस। इसे सिंपली आप ऐसे याद रखो, केमिकल रिएक्शंस जहां हो रही हो केमिकल चेंज, और जहां ना हो रही हो वो फिजिकल चेंज। इनकी डेफिनेशन पूछी भी नहीं जाएगी। वैसे जो क्वेश्चन बनेगा वो इनके एग्जाम्पल से बनेगा, डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो बेटर है कि हम जो अपना मेन फोकस रखें वो इनके एग्जाम्पल पे रखें। जैसे कि फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल हो गए मेल्टिंग ऑफ वैक्स। आप मोमबत्ती लीजिए, कोई भी कैंडल लीजिए, उसको हीट थोड़ी सी प्रोवाइड करेंगे वो पिघल जाएगी, दैट वो हो गया आपका फिजिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी उबालना, दिस इज ऑल्सो योर फिजिकल चेंज। स्पॉन्ज एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्ज जो होता है आपका जो फोम होता है ना, डेट इज योर स्पॉन्ज। आप उसको पानी के अंदर डालेंगे, पानी जहाँ थोड़ा बिखरा है उसके ऊपर रखेंगे तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज योर फिजिकल चेंज। एंड नेक्स्ट इज चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स। आप कोई वेजिटेबल या फ्रूट को चॉप कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, डेट इज ऑल्सो योर फिजिकल चेंज। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आई एम सेइंग इट अगेन। अगर कुछ पूछा जाएगा तो आपके क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे। सपोज क्वेश्चन दे दिया बॉइलिंग ऑफ वाटर इज अ, ऑप्शन दे दिया फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, बोथ एंड नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये आंसर विल बी फिजिकल चेंज। तो 4 इसके एग्जाम्पल हैं जो आपको लर्न करना है फिजिकल चेंज के। नेक्स्ट इज केमिकल चेंज। अब इसके नाम से जैसे बताया केमिकल चेंज, वहाँ केमिकल्स रिएक्शंस इन्वॉल्व है। इसके जो एग्जाम्पल है डेट इज बर्निंग ऑफ पेपर। आप पेपर जला रहे हैं, वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज योर केमिकल चेंज। नेक्स्ट इज राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का पकना पेड़ों पर, दिस इज ऑल्सो योर केमिकल चेंज, क्योंकि वहां पे भी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व है। केमिकल जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं फ्रूट को राइप करने में। तो ये क्या हो गई, केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट इज रेस्पायरेशन। देखो ये वाला जो है, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, रेस्पायरेशन। इसके ये सबसे ज्यादा आपको याद रखना है, ठीक है। रेस्पायरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन अमंग ऑल ऑफ दैम। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो केमिकल रिएक्शन इज प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म न्यू केमिकल। कोई भी दो केमिकल या केमिकल्स मिलकर अगर कोई थर्ड केमिकल फॉर्म कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से वाटर बन रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, दो अलग केमिकल्स आए, लेकिन फॉर्म क्या करा उन्होंने, तीसरा अलग केमिकल फॉर्म करा। सो ये क्या हुई, ये हुई एक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आई होप इसकी डेफिनेशन आप सबको समझ आ गई होगी। अब इसमें जो पॉइंट करने वाली चीज है वो ये है कि जो चीजें रिएक्ट करती हैं किसी केमिकल रिएक्शन में उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। जो चीजें रिएक्ट कर रही हैं उनको बोलेंगे रिएक्टेंट्स। और जो चीजें फॉर्म होती हैं उनके रिएक्ट करने के बाद में उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गए, रिएक्टेंट्स हो गए। ऑन दी अदर एंड हमारा जो वाटर हुआ वो हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब हमने क्या हुआ, देखो हमने डेफिनेशन देख ली केमिकल रिएक्शन की,
इसका एग्जाम्पल देख लिया, हमने ये देख लिया कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में जो आना चाहिए वो ये है कि आपने ये तो बोला कि फिजिकल जो चेंज होते हैं उनमें केमिकल रिएक्शन नहीं होती, लेकिन जो केमिकल चेंज होता है उनमें केमिकल रिएक्शन होती है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही। भाई ठीक है, हमने मान लिया कि फिजिकल चेंज जहाँ हो रहा है वहाँ केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, केमिकल चेंज जहाँ हो रहा है वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। पर केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही, ये हमें कैसे पता लगेगा। हाउ टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस और नॉट। तो उनको डिटरमाइन करने के 4 तरीके होते हैं। सबसे पहला, चेंज इन स्टेट। जहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही होगी वहाँ पर स्टेट चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट इज चेंज इन कलर। वहाँ पर कलर चेंज हो जाएगा। किसी भी आपने जैसे रिएक्टेंट्स तो कुछ और डाले किसी और कलर के, मान लो ट्रांसपेरेंट रिएक्टेंट्स हैं 2, आपस में मिक्स करा, येलो कलर का पीपीटी बन गया। समझ रहे हो, इस तरह से। नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर है कि या तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा या घट जाएगा। मान लो 2 नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के आपने केमिकल्स लिए तो उनको आपने मिक्स करा, जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो फॉर्म होते ही आप उसको टच करके देखोगे वो तो गर्म हो गया। भाई हमने तो हीट प्रोवाइड नहीं करी, हमने सिर्फ 2 केमिकल मिक्स करे, वो गर्म कैसे हो गया। ये तरीका होता है कि केमिकल रिएक्शन वहां पर हो रही है, इसको डिटरमाइन करने का कि भाई टेम्परेचर बढ़ गया मतलब हमारी केमिकल रिएक्शन वहां हुई है। नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। कोई भी गैस इवॉल्व होगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है कई जगह हाइड्रोजन इवॉल्व होती है, इस तरह से। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। जहां पर ये 4 पॉइंट्स हो रहे हैं वहां पर क्या होगी, हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। आई होप कि यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। अब हमें नेक्स्ट देखनी है एक एक्टिविटी। उस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, हमें एक रिबन लेना है 3 to 4 सेंटीमीटर का मैग्नीशियम का। तो दिस इज अ मैग्नीशियम रिबन, 3 से 4 सेंटीमीटर का आप ले सकते हैं। उसको आपको सैंड पेपर से रब करना है। सैंड पेपर से रब करने के बाद में हम क्या करेंगे, बर्नर है ये, बर्नर से मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर देंगे, जला देंगे। अब हमें देखने को मिलेगा कि ये बिल्कुल डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस करके हमारा रिबन जल जाएगा पूरा। और फिर रिबन जलने के बाद में एक व्हाइट कलर की ऐश यानी सफेद रंग की राख हमारी इकट्ठी हो जाएगी, जिसको हम इकट्ठा करेंगे हमारी वॉच ग्लास में। वॉच ग्लास एक इस टाइप की कटोरी टाइप होती है जिसके अंदर हम चीजों को स्टोर करके एग्जामिन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, मैग्नीशियम की जो ऐश होगी, मैग्नीशियम रिबन की व्हाइट कलर की ऐश, वो यहाँ इकट्ठी हो जाएगी। अब हमें देखने को क्या मिलेगा, हमने क्या करा है, यहाँ पे मैग्नीशियम बर्न करा है। बर्न किसकी प्रेजेंस में करा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करा है। हमें देखने को ये मिलेगा कि जो हमारा प्रोडक्ट हुआ, यानी जो हमारे मैग्नीशियम को बर्न करने के बाद वो ऐश हुई, वो हमारी मैग्नीशियम ऑक्साइड हुई। इससे हमें क्या पता लगा कि भाई हम यहाँ पर देखें तो 2 केमिकल्स ने आपस में रिएक्ट करा, एक मैग्नीशियम दूसरा ऑक्सीजन, दोनों ने आपस में रिएक्ट करा। रिएक्ट करके क्या बनाया, तीसरा केमिकल मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हुई, हमने क्या पढ़ा था, ये क्या थी, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन थी कि 2 केमिकल मिलकर तीसरा केमिकल बनाएंगे। यहाँ पर भी वही हो रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, यानी 2 केमिकल से मिलकर एक केमिकल बनाया, मतलब यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब हमें देखना ही है कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब रिप्रेजेंट करा जाता है तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में एक एरो लगाई जाती है, जो कि यहाँ पर है। अब इस एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है वो हमारे लिखे जाते हैं रिएक्टेंट्स। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या क्या हो गया, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, तो ये दोनों हम हो गए हमारे रिएक्टेंट्स। और इस एरो के जो राइट हैंड साइड लिखा जाता है वो लिखा जाता है हमारा प्रोडक्ट। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया हमारा प्रोडक्ट। अब इसको हम ऐसे पूरा लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से हमारा बन रहा है मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। पर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है। देखो हम पूरी अगर केमिकल्स लिखने बैठ जाए तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि ये तो बहुत छोटी इक्वेशन है। बहुत बड़ी ऐसी रिएक्शंस होती है जहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं और वहाँ पर टेम्परेचर भी हमें मेंशन करना होता है, हमें प्रेशर मेंशन करना होता है, कैटलिस्ट हमारे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। हमें साथ साथ इनके फॉर्म्स लिखनी होती है स्टेट्स के, ये सॉलिड और ये गैस, ठीक है, इस तरह से एक्वस, लिक्विड, ये सब भी हमें मेंशन करना होगा। तो हम अगर ऐसे करने लग जाए तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसका शॉर्ट क्या होता है, हम इनका फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम का फॉर्मूला हो गया Mg, ऑक्सीजन का फॉर्मूला हो गया O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया MgO। अब क्या होगा, हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह की दिखेगी ऐसे लिखने के बाद, और इसको हम बोलते हैं हमारी
स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने एक एक्सपेरिमेंट करा जिसमें हमने 3 से 4 सेंटीमीटर का मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको सैंड पेपर से क्लीन करा, क्लीन करने के बाद में हमने उसे बर्नर से जला दिया, जो उसकी राख हुई वो हमने हमारे वॉच ग्लास में इकट्ठी करी, हमने जलाया तो था मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, लेकिन उसकी जो राख बनी वो हो गई हमारी मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे क्या हुआ, 2 केमिकल ने रिएक्ट करके तीसरा केमिकल बनाया, मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब इसको हमने रिप्रेजेंट करा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम शॉर्ट तरीके से इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं हमारा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब एक चीज और थी कि जो एरो होता है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, एरो के राइट हैंड साइड हमारा प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट वो होते हैं जो कि रिएक्ट करके किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट कर रहे होते हैं, और प्रोडक्ट वो होता है जो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करने के बाद में फॉर्म करता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये साथ साथ आपके नोट्स भी, आप अगर इनको लिखें तो ये प्रॉपर नोट्स हैं, आप इनको लिखकर अपना रिवीजन कर सकते हैं, इनको लर्न कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्लास 9 में आपने एक लॉ पढ़ा होगा, डेट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता था कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी मास ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है ना ही फॉर्म हो सकता है, हम इसको बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब देखो, मास डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, तो जितना मास रिएक्टेंट साइड है उतना ही मास हमारे प्रोडक्ट साइड भी होना चाहिए, डिस्ट्रॉय तो नहीं होना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना बढ़ना चाहिए। जितना भाई हमने रिएक्टेंट में मास रखा उतने हमें प्रोडक्ट में मिलना चाहिए। अब जब मास सेम होना चाहिए तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, तभी मास सेम होगा। अब अगर मैं बोलूं कि Mg प्लस O2 में जितना मास है उतना ही हमें MgO में मिलना चाहिए, पर तब मिलना चाहिए ना जब इनके जितने सेम Mg इधर है इतने सेम Mg उधर हो, जितने ऑक्सीजन इधर है उतनी ऑक्सीजन इधर हो, तब होएगा ना मास तो सेम। पर अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक Mg रिएक्टेंट में, ठीक है, हमें प्रोडक्ट में भी एक Mg मिल गया, Mg हमारा हो गया। ऑक्सीजन हमारे पास 2 है यहाँ, ठीक है, 2 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में तो एक ही है, एक कहाँ पर गया? जब मास ना डिस्ट्रॉय हो सकता है ना बन सकता है, तो यहाँ कैसे डिस्ट्रॉय हो गया? ये सिंपल बात ये है कि मास डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। हमें क्या दिख रहा है कि एक ऑक्सीजन कम है क्योंकि ये हमारी रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। जब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे और जब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे उसके बाद में हमें पता लगेगा कि जितने ऑक्सीजन इस साइड है उतने ही ऑक्सीजन उस साइड है, जितने मैग्नीशियम इस साइड है उतने ही मैग्नीशियम उस साइड है, बस हमें अभी दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इस पूरी इक्वेशन को या बाकी सभी इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले तो है हिट एंड ट्रायल मेथड, जो कि हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट इज इजी ट्रिक। अब ये इजी ट्रिक है, इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला मेथड टफ है, ये भी इजी है, लेकिन शॉर्ट इक्वेशंस तक। जब कोई केमिकल रिएक्शन बहुत बड़ी आ जाएगी तो हमें इस मेथड को अप्लाई करने में बहुत दिक्कतें पड़ेंगी, पर हमें सीखने दोनों हैं, सीखने दोनों ज़रूरी है। हम ये भी मेथड सीखेंगे और ये भी मेथड सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो बैलेंस, अगर हमें किसी इक्वेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? जब दोनों तरफ मास इक्वल नहीं था। मास इक्वल नहीं था मतलब दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट सेम नहीं थे। इसका हमने एग्जाम्पल मैग्नीशियम वाली इक्वेशन से देखा था। जैसे कि यहाँ पर एक मैग्नीशियम है, प्रोडक्ट साइड एक मैग्नीशियम है, पर यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन एक ही है, जबकि होने 2 चाहिए, क्योंकि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितना ऑक्सीजन का मास इधर होना चाहिए उतना ही प्रोडक्ट साइड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं हो रहा था, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम लग रहे थे हम उतने इंक्रीज कर देंगे। जैसे कि हम अगर H2 और O2 में देखें, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है लेकिन ऑक्सीजन एक ही है, यानी हाइड्रोजन तो यहाँ ठीक हो गए, ऑक्सीजन क्या है यहाँ एक कम है, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी 2 कर देंगे। अब 2 कैसे करेंगे, H2O की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। अब H2O की मल्टीप्लाई हमने 2 से कर दी तो हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, लेकिन अब यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गए। क्यों? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, पर यहाँ पर 2 है।
अब इसको भी हम 4 हमें करना है, तो यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई बाय 2 से कर देंगे। अब इसे चेक कर, हाइड्रोजन कितने हो गए 2 इंटू 2 4, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए 2 इंटू 2 4, ये यहाँ पर 2 है, 2 इंटू 2 4। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए 2 इंटू 1 2। यानी ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, ये बैलेंस्ड हो गई। जितने नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिएक्टेंट साइड है उतने ही प्रोडक्ट साइड हो गए, यानी जितना मास रिएक्टेंट साइड है उतना ही मास प्रोडक्ट साइड भी हो गया। नेक्स्ट अब देखते हैं ये वाली इक्वेशन। अब इसमें क्या है, यहाँ पर एक आयरन है, यहाँ पे 3 आयरन है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे 3 बनाएंगे सबसे पहले, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। आयरन 3 यहाँ पे हो गए, 3 यहाँ पे हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 4। अब अगर यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो हमें यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 करने पड़ेंगे। अब हमें यहाँ पे ऑक्सीजन 4 करने हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो। 4 से मल्टीप्लाई करा, ऑक्सीजन तो हमारे 4 हो गए, लेकिन हमारी दिक्कत क्या हो गई, हाइड्रोजन हमारे 8 हो गए। 4 इंटू 2, यानी यहाँ पे भी हाइड्रोजन 8 कर दो, तो 4 इंटू 2 यहाँ पे भी 8 हो गए। अब ऑक्सीजन इधर कितने ऑक्सीजन हो गया हमारे, आयरन इधर कितने हो गए, इधर 3 है, इधर भी 3 है। हाइड्रोजन 4 इंटू 2 8, हाइड्रोजन 4 इंटू 2 8, ऑक्सीजन 4 इंटू 1 4, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 इंटू 1 4। ठीक है, तो हमारी ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट ये देखते हैं जो इक्वेशन हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ी थी। एक मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 बार कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करा तो ऑक्सीजन कितने हो गए 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे मैग्नीशियम हो गए 2, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम 1 है, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 2 से कर देंगे, तो यहाँ पे भी हमारे मैग्नीशियम हो जाएंगे 2, यानी 2 मैग्नीशियम इधर, 2 मैग्नीशियम इधर, और 2 ऑक्सीजन इधर, और 2 इंटू 1 2 ऑक्सीजन। अब हमने 3 तो इक्वेशंस बैलेंस कर ली हैं हिट एंड ट्रायल मेथड को लेके। जो हमारी 4th है, ये आप सभी का होमवर्क है, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके लाइएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है, जो हमारे इजी ट्रिक है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, अब हम उसको डिस्कस करेंगे और उससे इन सभी इक्वेशंस को सॉल्व करके देखेंगे। और आप कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताना कि आपको दोनों मेथड में से कौन सा मेथड ज़्यादा पसंद आया। तो बैलेंस करने का नेक्स्ट जो हमारे पास तरीका है वो ये है कि सबसे पहले तो जो हमारी इजी ट्रिक है कि सबसे पहले तो आप जितने भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैं सबको एक ना एक कोफिशिएंट दे दीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पर इसको कोफिशिएंट दे दिया A, इसको दे दिया B, यहाँ पे C और यहाँ पे D। अब हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। जैसे आयरन हुआ Fe का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे A है, तो A इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आयरन कितने हैं 3 और इसका कोफिशिएंट क्या है C, यानी A इज इक्वल्स टू 3C। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन 2 है और इसका कोफिशिएंट B है, तो 2B इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और कोफिशिएंट D है 2D। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और उसका कोफिशिएंट B है, यानी B इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ऑक्सीजन का कोफिशिएंट C है और ऑक्सीजन 4 है 4C। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इन कोफिशिएंट्स में से किसी भी एक को 1 मान लेना है। ठीक है, सपोज हमने माना लेट A इज इक्वल्स टू 1, कि लेट हमारा जो A है वो 1 है, तो A अगर 1 हुआ तो हमारा जो ये C होगा ये कितना हो जाएगा, अगर A 1 है तो हमारा जो C हो जाएगा, इसको यहाँ पे 1 रखेंगे तो C आ जाएगा 1/3। ठीक है, अब C अगर 1/3 आ गया तो हमारा B कितना आएगा, B इज 4C/3, तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब B और D इक्वल है, यानी D भी हो गया, वो हो गया हमारा 4/3। यानी यहाँ पे हमें A की जगह क्या लिखना पड़ेगा 1, B की जगह क्या लिखना पड़ेगा 4/3, C की जगह क्या लिखना पड़ेगा 1/3, और D की जगह हमें लिखना पड़ेगा 4/3।
हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई, लेकिन इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। अब हमें क्या करना है, अपॉन में क्या है, सबके 3 है, सबके मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, तो नीचे से जो 3 है वो हट जाएगा। यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम मान लो इस तरह से हट जाएगा, 1/3 है, इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दिया तो 3 से 3 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा ना। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 4। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो हमारी ये जो इक्वेशन है ये फाइनल हमारा आंसर है। दिस इज आवर फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। ये तरीका मुझे बहुत सिंपल लगता है और ये सिंपल है भी। आई होप आप सभी को भी यही तरीका पसंद आया होगा। इसमें हमने करा क्या, अब शुरू से देखते हैं। हमने सभी को एक एक कोफिशिएंट दे दिया, ए बी सी डी, सबको एक एक कोफिशिएंट दे दिया। अब इनका कंपैरिजन करा कि आयरन के पास कोफिशिएंट ए है और आयरन 1 है, यानी 1A इज इक्वल्स टू आयरन का इस साइड प्रोडक्ट साइड कोफिशिएंट हमारा C था और आयरन 3 थे, यानी A इज इक्वल्स टू 3C। इसी तरह से सबका कंपैरिजन करा, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, सबका कंपैरिजन करा। फिर किसी भी एक को हमने 1 मान लिया। हमने यहाँ पर A को 1 माना तो हमारा C की वैल्यू आ गई, 1 इज इक्वल्स टू 3C हो जाएगा, तो C कितना आ जाएगा 1/3। हमने यहाँ पे अब क्या हुआ, C हमारा 1/3 आ गया, B इज इक्वल्स टू 4C था, C को हम C की जगह अगर हमने जब 1/3 रखा था तो हमारी ये आंसर आ जाएगा, आ गया था B आ गया था हमारा 4/3। इसी तरह से B और D इक्वल थे तो हमारा D भी आ गया था 4/3। अब हमारे ये सब आ गया था, लेकिन हमें अपॉन में 3 था जो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। आंसर ये भी सही है, ये आंसर गलत नहीं है, आप ये लिख के आओगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, आंसर ये भी सही है, लेकिन हमें नीचे से 3 हटाना है, क्योंकि हमारे टीचर का अगर अच्छा इंप्रेशन जाएगा हमारी नोटबुक पे तो कहीं ना कहीं फायदा ही रहता है, मार्क्स थोड़े इधर उधर 1-2 मार्क्स ज्यादा ही मिल जाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबकी मल्टीप्लाई 3 से कर दो तो अपॉन का 3 सबको कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 1 एंड 4। ये हमारी रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी को कोफिशिएंट दे देंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने कोफिशिएंट दे दिया A, B और C। ठीक है, अब हमें क्या करना होता था, कंपेयर करना होता था। हाइड्रोजन का कोफिशिएंट A है और 2 हाइड्रोजन है, यानी 2A इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हाइड्रोजन का कोफिशिएंट C है और 2 हाइड्रोजन है, 2C। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी A इज इक्वल्स टू C। नेक्स्ट B का O का कोफिशिएंट B है ऑक्सीजन का और 2 ऑक्सीजन है, यानी 2B इज इक्वल्स टू, ऑक्सीजन का कोफिशिएंट C है और 1 ऑक्सीजन है, C। ठीक है, अब हम क्या करते थे, किसी भी एक को 1 मान लेते थे। मान लो हमने A को माना या हमने लेट यहाँ पे C को मान लिया, लेट C इज इक्वल्स टू 1, या फिर A को ही मान लेते हैं। ठीक है, लेट A इज इक्वल्स टू 1। अब हमने A को 1 माना तो A हमारा 1 आ गया, A और C इक्वल है तो C भी हमारा 1 आ गया। अब 2B क्या है, C के बराबर है, C हमारा 1 है तो 2B इज इक्वल्स टू 1 और B हो जाएगा 1/2, तो हमारा B हो गया 1/2। ये तीनों कोफिशिएंट्स की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, जैसे कि A की जगह आ गया 1, B की जगह आ गया 1/2 और C की जगह आ गया 1। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है कि अपॉन में हमें यहाँ 2 अच्छा नहीं लग रहा है। ये जो 1/2 है, ये 1/2 है, अपॉन में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटाएंगे। इसको हटाने के लिए कुछ नहीं करना, बस बाकी सबकी 2 से मल्टीप्लाई कर देनी। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे और यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 × 2 यानी 2H2। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 1O2 और ये हमारा 2 × 1 यहाँ पे हो जाएगा 2H2। इस तरह से ये वाला जो मेथड है ये काम करता है। अब देखते